नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जेटीसी आईएएस के इस ऑनलाइन मंच पर। और हम लोग यूपी पीसीएस के प्रश्न पत्रों, पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं और उनसे विभिन्न तथ्यों को और उनसे जो जुड़ी विभिन्न जानकारियां हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा दिन है। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रतिदिन हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं। और हमारे सामने 51वें नंबर पर जो ये क्वेश्चन है वो आपके सम्मुख है। एक प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। दो कथन दिया है, एक और दो, और नीचे कूट का चयन करना है। ठीक है, तो पहले कथन को हम लोग देखते हैं। पहला कथन है, भारत में विश्व के कुल बाघों की आबादी का 70% है। भारत में विश्व के कुल बाघों की आबादी का 70% है। ये बिल्कुल कथन सत्य है। अभी हम लोग रिपोर्ट की चर्चा करेंगे, उसमें ये बात पुनः स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा विकल्प है, भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। ये भी बात सही है। तो इस लहजे में देखें कि हमारे दोनों विकल्प सही हैं और ये सी इसका उत्तर है। अब इस रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं। 29 जुलाई को ये रिपोर्ट जो है जारी की गई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और ये प्रक्रिया शुरू हुई थी मनाने की वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में रूस में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था और उसमें ये लक्ष्य भी रखा गया था भारत के लिए और सभी देशों के लिए, हम अपनी जो बाघों की जनसंख्या है उसको 2022 तक में दुगनी करेंगे। और यहाँ एक खुशखबरी ये भी है कि हमने 2008 जो हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने जो रिपोर्ट जारी की थी उस दिन, जावड़ेकर जी ने, तो उन्होंने बताया था कि हमारी जो बाघों की संख्या है वो इसी 2018 की रिपोर्ट में ही दोगुनी हो गई, दोगुनी से ज़्यादा हो गई है। तो 2022 में जो लक्ष्य प्राप्त करने थे वो यहीं प्राप्त हो गए। वास्तव में देखें, बाघों के संरक्षण का प्रयास अगर देखा जाए तो 1970 के बाद शुरू होता है, जब बाघों की संख्या घटकर लगभग 2000 से के इर्द गिर्द सिमट गई थी। तो 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और ये प्रोजेक्ट टाइगर का ही परिणाम है कि ये जो है बाघों की संख्या हमारे यहाँ निरंतर बढ़ रही है। और 70% आबादी, पूरे विश्व के बाघों जो हमारे टाइगर्स हैं इनकी पूरी 70% आबादी हमारे भारत में रहती है। यहाँ पर इन्होंने एक बात कही थी इस रिपोर्ट में कि लगभग 65% बाघ ही, लगभग 65% बाघ ही जो है जो बनाए गए हैं आवासीय क्षेत्र, इनके लिए संरक्षित क्षेत्र है उसमें रहते हैं। बाकी शेष जो है अपने हिसाब से रहते हैं। तो एक तरीके से जो लोग संरक्षित क्षेत्रों में उनके लिए तो बेहतर है। तो आए दिन हम लोग जो सुनते हैं कि ये जानवर या बाघ जो है मानव बस्तियों में घुसा है, तो ऐसी भी समस्या कभी कभी उत्पन्न होती है। तो यानी ये रिपोर्ट भी सही है। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट हमारे यहाँ जो प्रयास है इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान दिया गया है। तो ये, और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रक्रिया कब शुरू हुई, मनाने का प्रयास कब शुरू हुआ। तो 2010 में रूस में आयोजित जो कॉन्फ्रेंस था वहाँ से ये बात आगे बढ़ी। तो इस क्वेश्चन से संबंधित ये जानकारियाँ रहीं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है। कौन सा एक ट्रांस हिमालय नदी है। झेलम नहीं है, गंगा जो है हिमालय नदी है, रावी नहीं है, सतलज सिंधु और जो है ब्रह्मपुत्र, 3 नदियां जो है ट्रांस हिमालय के पार से निकलती हैं, तो उनको ट्रांस हिमालय नदियों की संज्ञा दी जाती है। तो हमारा यहाँ विकल्प सतलज सही है। ठीक है, गंगा नहीं होगा। अमूमन हम लोग गंगा लगा देते हैं कि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सतलज सही होगा। और घुमाने भर का इसने जोड़ दिया है, हिमालय पार कर दिया, तो ये आपको समझना होगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन आपके सम्मुख है और ये क्वेश्चन है, ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की बात हो रही है कि ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 को किसने मेजबानी की थी। अब मेजबानी पूछ रहा है। अब आप जून में अगर ध्यान देंगे तो जून में जो कुछ भी हो रहा था वो वर्चुअली हो रहा था, ना कि सामान्य रूप से जैसे होते सम्मेलन वैसा नहीं हो रहा था। फिर भी पूछ रहा है कि किसने मेजबानी की थी। तो इसका सही उत्तर यूनाइटेड किंगडम है,
न कि संयुक्त राज्य अमेरिका, न कि भारत, न कि चीन का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अब चीन ऐसे लोक कल्याणकारी कार्यों से ज़्यादातर अवे ही रहता है, दूर ही रहता है, परे ही रहता है। तो खैर मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप देखेंगे, अगर अध्ययन करेंगे तो इस बात को आप समझ में आएगी। तो आइए इस सम्मेलन की थोड़ी सी चर्चा कर ले, क्योंकि ये बड़ा जुड़ा हुआ सम्मेलन है। यहाँ पर जो वैक्सीन सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में, यूके में, इसमें विश्व के 50 से अधिक देशों के राजनयिक, अनुसंधानकर्ता इत्यादि ने प्रतिभाग किया था। और इसमें करीब 8.8 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, जिससे कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके और लोगों को इस कोरोना नामक घातक बीमारी से बचाया जा सके। किंतु ये जो है भारत के प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में जो संलग्न थे, जुड़े हुए थे, उन्होंने $15 मिलियन देने की बात कही थी इस पहल के लिए। इस ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन में जो पूरे विश्व को बचाने के लिए कोरोना से वैक्सीन बनाने की बात हो रही थी, पहल हो रही थी, उससे जुड़े विभिन्न चर्चाएं हो रही थी कि भाई पैसा वैसा कहाँ से आएगा इस वैक्सीन के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़, और एक चीज और है यहाँ से याद रखने का, एक गावी 2000 करके है, गावी 2000। ये जो गावी 2000 है, एक इनिशिएटिव है, एक पहल है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साथ WHO है, यूनेस्को है, और विश्व के तमाम अनुसंधानकर्ता, वैक्सीन निर्माता और तमाम संगठन इससे जुड़े हुए हैं। ये घातक बीमारियों के लिए वैक्सीन का निर्माण करने पे और उन लोगों तक पहुंचाने पर इनका प्रयास है। तो गावी 2000 भी आप याद रख सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ एक मैटर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी प्रश्न पत्र में हमने कुछ चर्चा जनजातियों की थी, तो एक क्वेश्चन हमें मिला था। अब आगे फिर एक जनजाति का भी प्रश्न है, जिसे देखिए आप, जनजातियां और उनकी उपस्थिति किस प्रांत में है, किस राज्य में है, पूछा गया है। तो आगामी तो वहां रेगमा था, है ना, रेगमा नागा, आगामी नागा, ये नागालैंड की जनजातियां हैं। ये सही है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ नहीं पूछा है ना, यहाँ नहीं पूछा है। अगर हाँ समझ लेंगे तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, बिरहोर झारखंड में पाई जाती है। झारखंड में और जनजातियां जो पाई जाती है, संथाल है, उरांव है, मुंडा है। ठीक है, तो सिद्धू कान्हू का जो आंदोलन था, या ताना भगत आंदोलन था, जिसके नेता बहुत सारी जनजातियां झारखंड में पाई जाती हैं। अगला हमारा विकल्प है खस। खस अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती, ये उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, और टोडा कोटा ये जनजातियां तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस लहजे में अगर देखें, हमारा ये विकल्प सही है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। तो ये खस उत्तराखंड में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस वाले चैप्टर में 5वां क्वेश्चन फिर हमारा करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, समसामयिकी का, और यह है कि अगस्त 2020 का क्वेश्चन है, और एग्जाम 11 अक्टूबर 2020 का था। तो देखिए कितना नजदीकी क्वेश्चन है ये। पूछा है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक शब्द ये जो है निम्नलिखित में किससे संबंधित है? स्मार्ट बम है? नहीं है। रॉकेट प्रक्षेपक है? नहीं है। हल्के लड़ाकू विमान के रूप में हमारा तेजस है। हम तीनों चारों विकल्पों को देख लेते हैं तो ये समझ में आ जाएगा कि ये अपतटीय गश्ती जहाज है, अपतटीय गश्ती जहाज है। दरअसल जहाज वगैरह जो बनते हैं वो सीरीज में बनते हैं, एक श्रृंखला में बनते हैं, और उस श्रृंखला का ये चौथा जहाज है जिसका नाम सार्थक है। ठीक है, तो ये हमारा इसका सही उत्तर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भूगोल का प्रश्न है और गोल करने वाला प्रश्न है, मिलाने वाला प्रश्न है। झील और उनकी उपस्थिति को सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है और कूट का चयन करना। बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो झीलों का नाम इस तरह है: साला झील, बड़खल झील, लोकटक झील और कालीबेली झील। अगर पुराने प्रश्नों को आप देखे होंगे तो ये लोकटक झील कहीं न कहीं आपको टकराई होगी, और लोकटक झील जो है हमारी मणिपुर में है। इस मणिपुर में जो है, इस लोकटक झील में केबुल लामजाओ नाम से एक तैरता हुआ जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जो विश्व का अपने तरह का अनूठा है, एकमात्र है ऐसा, दूसरे विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो तैरता हुआ जो है राष्ट्रीय उद्यान हो, जल में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हो।
ठीक है, ऐसी स्थितियां हैं कुछ वहां पर। और ये मीठे पानी की लोकटक झील है। तो C3 कहीं मिल रहा है, C3 में 2 मिल रहे हैं, 2 फुट। अब आगे देखते हैं, बड़खल जो है हरियाणा में पाया जाता है। ये अरावली के नज़दीक है, झील है। बड़खल पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है बिना किसी रुकावट के। तो अब मिला लेते हैं, बड़खल B2 कहीं मिल रहा है, B2 एक ही है, ठीक है, B2 एक ही है। तो हमारे 2 विकल्प मिल गए। बाकी आप ध्यान दे सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि एक आध दो जरूर पिछला ऐसा मिल जाता है जिससे आपको क्लू मिल सके। अगर आप इनका निरंतर अध्ययन करेंगे तो उसका एक लाभ आपको मिलेगा कि आपको एक पढ़ा हुआ मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, इतिहास भूगोल बहुत विस्तृत है, ज्ञान विज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो नई होती हैं। आप कितना भी पढ़ते रहें, प्रयास करते रहें, जरूर उसके सीमाओं में आएगी, आपके ज्ञान के सीमाओं में। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जो पुराना पढ़ा हो जाता है वो टकरा जाता है, तो उससे हमारा काम सरल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में, हमारा प्रश्न है 57 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया? ठीक, किसान क्रेडिट कार्ड तो बहुत पहले से चल रहा, आप जानते होंगे। और उसी के ठीक पैटर्न पर पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई। और ये योजना गुजरात में नहीं आरंभ हुई, पंजाब में नहीं आरंभ हुई, राजस्थान में भी नहीं, ये हरियाणा में आरंभ हुई। इधर बीच आप देखें प्रश्न पत्रों में हरियाणा से संबंधित प्रश्न बढ़े हैं। ठीक है, अन्य राज्यों के प्रश्नों में इसमें हमें लग रहा है 2 या 3 प्रश्न जो है हरियाणा के आए हुए हैं। तो हालांकि ये राष्ट्रीय परिदृश्य का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर का एकदम अपने आप में एक अनूठा प्रश्न है। इस तरह की योजना पूरे भारत में कहीं चल नहीं रही है। थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये आगे पीछे कहीं न कहीं फिर हमको टकराएगा किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में। देखिए, हरियाणा सरकार ने ये जो दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पाने के लिए प्रयासरत है, उसने इस योजना को प्रारंभ किया है। इसमें अधिकतम 3 लाख तक का ऋण, 3 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। किस लिए मिलेगा? पशुपालन के लिए। ठीक है, और उसमें भी 1,60,000 रुपए तक की जो धनराशि है, वो धनराशि बिना किसी बैंक गारंटी के आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर 1,60,000 से ऊपर का आप पैसा लेना चाहेंगे, ऋण लेना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। और किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही इसमें क्या होगा कि जो है आपको केंद्र सरकार भी जो ब्याज होता है 7% में, उसमें से केंद्र सरकार का भी हिस्सा लगेगा और आपका भी हिस्सा लगेगा। तो एक तरीके से ये सस्ता हो जाता है और बैंक आपको आसानी से ऋण देता है। आप जो है जो भी मवेशी, जो भी जानवर खरीदना चाहें पालन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए, वो आप कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा प्रश्न है, अहम कथन कारण का और कूट से चयन करना है। इसमें नहीं तो है नहीं, ठीक है, सही का चयन करना है। पहला कथन है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। पूर्व का बोस्टन, मैनचेस्टर वगैरह से कहा जाता है भारत का, तो कहा जरूर जाता है, लेकिन अगर भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया, कॉटनोपोलिस सिटी ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। इस लहजे में सबसे बड़ा केंद्र नहीं है। अगर आप उधर मैनचेस्टर और बोस्टन से ध्यान देंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अगला इसमें जो कारण है वो है, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। देखिए, कपास उत्पादन में या सूती वस्त्र उद्योग में इसका अपना स्थान है। ठीक है, एक बृहद स्थान है। उस लहजे में अगर आप देखें तो कुछ न कुछ तो फेवरेबल कंडीशन होगी, अनुकूल परिस्थितियां होंगी, जिसकी वजह से यह ऊंचाइयों पर है। तो इस लहजे में अगर आप देखें तो ये हमारा विकल्प, ये जो कारण है ये सत्य है, ये गलत है। तो विकल्प देख लेते हैं, ये तो होगा नहीं। दोनों सही, एक सही व्याख्या नहीं करता, ये तो है ही नहीं। ए सही, आर गलत, ये भी नहीं। ए गलत है, ये गलत है, आर सही है। इस लहजे में हमारा ये 58 का डी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सम्मुख, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की उच्च श्रेणी की परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया?
करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है। और उस समय जैसे जैसे कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट मिलते जा रहे थे, बड़ी परेशानी हो रही थी कि संख्या बढ़ाई जाए, जिससे इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो सके कि वो पॉजिटिव हैं कि नहीं हैं। तो बहुत ज़रूरी था ये जांच। तो उस समय जो है नोएडा याद होगा आपको, नोएडा अगर आपको याद होगा तो आप इस विकल्प का चयन कर लेंगे। नोएडा, कोलकाता और मुंबई, ये 3 जो है लैब्स जो है प्रयोगशालाओं का उद्घाटन वस्तुतः है। वस्तुतः का मतलब यहाँ आप देखेंगे इंग्लिश में वर्चुअली है, वर्चुअली है, इंटरनेट के माध्यम से भी आप इसे कह सकते हैं, बिना वहाँ गए। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जैसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं उस तरह से ही उसका उद्घाटन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ओ, कुछ क्वेश्चन हमारे गड़बड़ हैं, इसको ऐसे ही काम चला लेते हैं। अगला पेज सही है, अगला पेज सही है। आगे से स्लाइड बनवाई जाएगी, पूरा प्रयास रहेगा कि आगे से स्लाइड बन जाए। ये पेपर हमने सोचा कि ऐसा ही सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा स्लाइड वाइड में समय खर्च होगा। तो देख लेते हैं इसको। प्रश्न आपके सम्मुख है, भाग जा रहा है। खैर मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा पीछे। प्रश्न है 60 नंबर पर। भारत निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ठीक है, भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी पूछ रहा है, जिसमें विकल्प है हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी और पश्चिमी घाट। तो देखिए भारत की सबसे प्राचीन श्रेणियों में अरावली श्रेणी का नाम है, पश्चिमी घाट भी उसी रेंज में आएगी और ये भी आएगी। हिमाद्री इसमें हमारा सही विकल्प है। हिमाद्री जो है भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया? इसका उत्तर देखें, 4 विकल्प है। पहला आगरा, आगरा का जो जेवर में बन रहा एयरपोर्ट है वो ऑलरेडी जो है बड़ा है, सारी। दूसरा विकल्प देखें, इसमें प्रयागराज में नहीं। तीसरा गोरख, इस तिथि में नहीं दिया गया, ठीक है। तीसरा गोरखपुर। ये चौथा दिया गया क्योंकि कुशीनगर बौद्ध धर्म का जो एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है, स्थल है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग यहाँ आना जाना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी दी गई है इसको, ठीक है। तो इसका ये विकल्प होगा। करंट में उस समय चर्चा में भी था। एक प्रश्न इस टेढ़े सीरीज में बचा हुआ है, फिर हम लोग एक नहीं 2 है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया? 2 क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र वाला क्वेश्चन है कि कौन नहीं चुना गया, हमको यही देखना है। तो भारत चुना गया था, आपको याद होगा। अब अमूमन हम लोग भारत को याद कर लेते हैं, अन्य विकल्पों पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कनाडा नहीं था, कनाडा का चयन नहीं हुआ है। नॉर्वे का हुआ है, आयरलैंड का हुआ है, मैक्सिको का हुआ है, ठीक है। तो भारत का हुआ है। तो इस लहजे में देखें कि इसका सही विकल्प हमारा ये सी होगा। एक क्वेश्चन अब बचता है इस सीरीज का। लौह अयस्कों को मिलाना है उनका उत्पादक स्थलों से कि वो कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। 64वां क्वेश्चन है, इसमें खनिज और उत्खनन शहर मिलाना है, और भारत के ही शहर हैं, कोई बाहर की बातें नहीं है। नंबर 1 पे है तांबा चित्रदुर्गा। चित्रदुर्ग जो कर्नाटक में है, वहाँ पर लौह अयस्क ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस लहजे में देखें तो हमारा ये पहला विकल्प सही नहीं है। दूसरा लौह अयस्क बेल्लारी, ये तो सही है, बेल्लारी कर्नाटक में ही है ना, तो वहाँ से जो है ये सही है। तीसरा बॉक्साइट भीलवाड़ा नहीं, ये बांसवाड़ा में पाया जाता है। मैग्नीज भीलवाड़ा में नहीं बल्कि बांसवाड़ा में पाया जाता है राजस्थान के, और बॉक्साइट कटनी में है ही। तो इस लहजे में देखें हमारा 1 और 3 सही नहीं है, तो सी विकल्प इसमें सही होगा। सी विकल्प जो है वो सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। चलिए, नॉर्मल हो गया।
अच्छा प्रश्न है। नई शिक्षा नीति, देखिए उस खंड में हमें इतिहास के क्वेश्चन बहुत मिल रहे थे पहले और दूसरे खंड में, यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। कुल मिला के एक बैलेंस पेपर ये भी रहा है, और आगे बढ़ेंगे देखने के लिए कि क्या स्थिति है। 29 जुलाई 2020 को 29 जुलाई बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा इस बार, है ना। बाघ वाली गणना आई, खेल दिवस होता ही है तो, और 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी इसके संदर्भ में चर्चा भी कर लेंगे, क्योंकि ये अभी काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहेगी। जो चीज़ें काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहेंगी उन, है ना, उन पर जरूर विचार कर लीजिए, उन पर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर लीजिए, ताकि आगे वाले परीक्षाओं में आप उनसे चूकें न, आपका विकल्प बिल्कुल सही लगे, आपका उत्तर बिल्कुल सटीक पड़े। ठीक, तो पहला कथन है, यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। बिल्कुल सही है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक जो रहे, चेयरमैन भी रहे के कस्तूरी रंगन, शायद पद्मश्री अवार्डेड भी हैं, है ना, भारत के अच्छे वैज्ञानिकों में से एक है। उनकी अध्यक्षता में एक समिति द्वारा ये तैयार की गई थी। हमने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ जो शासकीय व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो स्वतः कोई काम नहीं करती, वो विभिन्न समितियों के माध्यम से काम करती है, और ये अच्छा भी है। इसके माध्यम से वो विशेषज्ञों का चयन करते हैं। ठीक है, जो विशेषज्ञ होते हैं उनको उन कमेटियों में स्थान देते हैं, और उनके माध्यम से जो है जो प्रतिवेदन आता है उसको विचार विमर्श कर लागू करते हैं, कम या नहीं लागू करते। तो एक कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसे स्वीकृति मिली है। और दूसरा विकल्प है, यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। यहाँ यही चूक हो रही है लोगों से, ये 38 नहीं, ये 34 वर्ष होगा। ठीक है, ये 34 वर्ष होगा, और इस अगर ये 34 वर्ष होगा तो ये 34 वर्ष होगा तो ये गलत है, तो ये हमारा ये उत्तर सही है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 29 जुलाई को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने जो ड्राफ्ट दिया था, इनको जो मसौदा दिया था, जो प्रस्ताव दिया था, उसमें कुछ लक्ष्य है। पहला तो ये है कि जो हमारा जीडीपी का खर्च है, व्यय है, शिक्षा पे अभी 4.43% है, उसको बढ़ा के 6% करने का लक्ष्य है। और आने वाले दिनों में 2030 तक में जो है भारत की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो उस लोगों के लिए 3.5 करोड़ जो है पद, नए सीटें विभिन्न कोर्सेज में जनरेट करने या नए सृजित करने का प्रयास करें, लक्ष्य रखा गया है। और प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रीय या मातृभाषा में शिक्षा को वरीयता दी गई है। स्नातक स्तर पर एक ही प्रवेश परीक्षा का जो है प्रस्ताव किया गया है कि बार बार लोगों को परीक्षाएं न देनी पड़े और जो है परेशानियां न उठानी पड़ी। ढेर सारी बातें हैं, और उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन ये देखने को है कि 10+2 का जो हमारा मॉडल था वो 5-3-3-4 करके डिवाइड कर दिया है। पूरा ढांचा बदलने का, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, क्रेडिट वगैरह बनेगा कोर्स, और लोगों को विभिन्न स्किल से जोड़ने का भी प्रयास किया गया। तो एक तरीके से देखें, निगेटिव हमेशा निगेटिव पॉजिटिव दोनों चलता है। अगर पॉजिटिवली देखें तो एक बेहतर प्रस्ताव है, और आशा की जा सकती है कि ये हमारे भारत के युवाओं को आगे बढ़ाएगी और भारत को आगे बढ़ाएगी ये शिक्षा नीति। काफ़ी लंबा समय हो गया, देखें आप, 34 साल से हम पुरानी शिक्षा नीति पे चले आ रहे हैं, और समय कितना अपडेट हो गया, कितना सब कुछ डिजिटल होता गया, कितनी चीज़ें बदलती गई। अमूमन लोग बहुत पूछते रहते हैं कि हम एक साथ 2 कोर्सेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कौन से कर सकते, तो ये सारी चीज़ें इसमें समाहित है, बहुत ही व्यापक है। अगर आप पूरा पढ़ेंगे, किसी दिन पूरी चर्चा हो जाएगी इस पर, किसी संडे में एक स्पेशल क्लास हो जाएगी इस पर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, और प्रश्न है, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? कांगड़ा और धौलाधार श्रेणियों, पर्वत श्रेणियों के मध्य नहीं। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, देखते हैं, विचार करते हैं। महाभारत और धौलाधार, ये भी नहीं। पीर पंजाल और महाभारत, बिल्कुल नहीं। इसका ये बी क्वेश्चन होगा। आप देखें, कश्मीर घाटी बहुत चर्चा में रहती है ना। कश्मीर, जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, दोनों को जोड़कर जम्मू कश्मीर बनाया गया है। ठीक है, और दोनों की दशाएं थोड़ी सी भिन्न है ना, बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ी जरूर भिन्न है। तो कश्मीर घाटी हमेशा चर्चा में रहती है, उससे वही उसकी स्थिति पूछ लिया। सरल भी है, और जिसको नहीं आता उसके लिए कठिन भी है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक भविष्य का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भविष्य में जो है, अभी जो प्रदूषण की जो स्थिति है, विद्युत चालित वाहनों का भविष्य बेहतर है, लेकिन वो भी वो कॉस्टली है। ठीक है, फिर भी हमारी सरकार चाहती है कि कि वो भारत में विद्युत चालित वाहन चलें,
तो उसको प्रमोशन के लिए प्रयास कर रही है। और एक प्रश्न इसी से संबंधित है जो 7 अगस्त को हमारे यहाँ विद्युत चालित वाहन नीति की किस राज्य ने, किस संघ राज्य क्षेत्र ने, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दोनों की स्वतंत्रता है। तो अगर आप देखें कि मध्य प्रदेश राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई, तमिलनाडु में नहीं बल्कि दिल्ली में हुई। और दिल्ली में नए लोग जो ये विद्युत चालित वाहन नीति घोषित हुई, इसमें लोगों को विद्युत चालित वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर शासन ने यानी यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मीटिंग अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो लोग विद्युत चालित वाहन खरीदना चाहेंगे हमने 1.5 लाख तक प्रोत्साहन राशि देंगे। साथ ही साथ जो पथकर वसूलते हैं, पथकर उनको मुफ्त किया जाएगा, पथकर उनसे कोई जो ली जाती है स्टार्टिंग में वो नहीं ली जाएगी। और दूसरा जो है इनरोल जो रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है, पंजीकरण, वो भी माफ़ किया जाएगा। तो एक अच्छा माहौल क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है भारत में, निसंदेह एक अच्छी पहल है, ये स्वागत योग्य है। आगे बढ़ेंगे। भूगोल का ही प्रश्न है, फैक्ट तो है ही, लेकिन देखते हैं। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, अमूमन पूर्व से पश्चिम पूछा जाता है, यहाँ पश्चिम से पूरब की ओर पूछा है। तो बेतवा, केन, सिंध और चंबल। तो अगर पश्चिम से पूर्व देखें तो सबसे पहले चंबल आएगा, ठीक है, फिर सिंध आएगी CS। तो देख लेते हैं चंबल और सिंध कहीं है, 4 और 3, 4 और 3 हमें एक जगह दिख रहे हैं और कहीं दिख ही नहीं रहे, तो और विचार करने की जरूरत नहीं है, हमारा विकल्प ये सही है। करंट अफेयर्स का एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत चर्चित प्रश्न है और भविष्य का ही एक प्रोग्राम ये भी है। निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 का पुरस्कार प्राप्त किया? फूड विजन 2050। स्माइल फाउंडेशन नहीं, नंदी फाउंडेशन, अडानी फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन। तो अडानी फाउंडेशन या रिलायंस फाउंडेशन ऐसी किसी चर्चा में नहीं थे। स्माइल फाउंडेशन जो है बच्चों के लिए शिक्षा का प्रयास करता है और इसका सही उत्तर है नंदी फाउंडेशन। दोनों को पुरस्कार को देने वाले और प्राप्त करने वाले थोड़ा सा निगाह डाल लेते हैं क्योंकि भविष्य से संबंधित हमारा है। देखिए, नंदी फाउंडेशन हैदराबाद का है और ये अराकू जनजाति के साथ 20 वर्षों से काम कर रहा था। उसके आधार पर इसने जो अपनी फाइंडिंग्स थी, एक अर्कुनॉमिक्स नाम से एक विशेष सृजन किया है। और ये रॉकफेलर फाउंडेशन जो है आने वाले वर्षों में यानी 2050 तक जो जनसंख्या में परिवर्तन आएगा, लोगों के लिए उपयुक्त पुनर्प्रयोगी जो है पुनर्योजी भोजन इत्यादि की जो व्यवस्था होगी गुणवत्तापूर्ण, उसके लिए एक इन्होंने ये पुरस्कार दिया है। तो ये नंदी फाउंडेशन ने जीता है। आगे बढ़े। इसमें पूछा वही देश और लौह अयस्क। इससे पहले आपको जो प्रश्न मिला था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिला था, सॉरी राष्ट्रीय स्तर पर मिला था, जिसमें चित्रदुर्ग और वगैरह थे, हमारे कई शहर थे भारत के। और इस प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है। कजाकिस्तान, करागंडा, इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कजाकिस्तान का करागंडा क्षेत्र काफी पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। यूक्रेन का क्रीवाई रोग है। जर्मनी का नोरमंडी, जर्मनी में नोरमंडी नहीं है बल्कि फ्रांस में है, इसलिए ये नहीं है। और फ्रांस में पायरेनीज है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा नहीं है को देखते हुए वो जर्मनी होगा, न कि कोई और होगा। ठीक, 70 क्वेश्चन हो गए। आज के हमारे 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो देखते हैं। करंट अफेयर्स का ही प्रश्न हमारे सम्मुख है। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होके भेजा गया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। अगर आप ध्यान दें, 2019 में शेख हसीना जी भारत आई थी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, और समझौता हुआ था। चिटगांव और मोंगल करके 2 बंदरगाह थे जिनसे यात्राएं शुरू करने और विकसित करने की बात हुई थी, जिसमें परियोजना व्यय भारत को 80% और
बांग्लादेश को 20% उठाना था। इससे बांग्लादेश का भी भला है। कभी भी दो या दो से अधिक देश जब भी कोई समझौता करते हैं, कोई भी बैठक करते हैं, तो जरूर किसी न किसी दोनों परस्पर लाभ के लिए करते हैं। तो इसमें भी बांग्लादेश के जलयानों और ट्रकों का उपयोग होगा इस यात्रा में। तो ये जो है इसका उत्तर बेनापोल भी नहीं है, मलोटी भी नहीं है, पैरा भी नहीं, बल्कि चिटगांव है। चिटगांव बड़ा चर्चित भी है इतिहास में। आप देखें मास्टर सूरसेन से इसका है ना, चिटगांव में जो विद्रोह हुआ था शस्त्रागार का, जिसमें मास्टर सूरसेन इन्वॉल्व थे, है ना, उससे उस पर फिल्म भी बनी है। अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। इतिहास का एक अच्छा स्थल है ये। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत होता है? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला विकल्प मानसूनी प्रदेश। हम आप मानसूनी जलवायु वाले हैं, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उष्णकटिबंधीय उच्च भूम, ये भी नहीं। भूमध्यरेखीय प्रदेश, ये नहीं, बल्कि भूमध्य सागरीय प्रदेश जो होते हैं उनको खट्टे रसीले फलों का जो है बागान कहा जाता है। और पूरे विश्व में जो इनका निर्यात होता है उसका 70% इन्हीं प्रदेशों में वो उत्पादित होते हैं। तो आगे बढ़ें। गिने चुने प्रश्न बचे हैं 2-3। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता का पुरस्कार प्रदान किया गया? यस सुरेश बाबू नहीं, यस PS कुशवाहा नहीं, PLN राजू नहीं, अशोक साहनी जी का नाम चर्चा में रहा, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगर आप ध्यान दें तो ये मिनीसोटा विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे हैं, PhD वहाँ से की इन्होंने, और लखनऊ विश्वविद्यालय में भी ये कार्यरत थे। और इनका जो खोज है, जिस काम के लिए इन्हें पुरस्कार दिया, क्या होता है कभी कभी, अब देखिए इसमें वो उस काम का जिक्र नहीं है तो वो पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना होगा कि गुजरात में जो डायनासोर विलुप्त हो चुका है उसकी उपस्थिति का इन्होंने प्रमाण जुटाया था, उसके अंडे खोजे थे और पूरे विश्व को बताया था कि जो है हमारे गुजरात में भी डायनासोर पहले रहा करते थे। इस तरह से ये फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन इस तरह से ही है, फिर से सूची वाला देश है, सूची मिलाना है, कूट मिलाना है। पैगुओ, हरिकेन, टाइफून, बिलीबिलीज। तो बिलीबिलीज इस समय हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया खेलने आई है, उनके यहाँ पाया जाता है, अगर आप याद करेंगे तो। ठीक है, और टाइफून चीन में, अब 1-2 याद रहेगा तो बाकी बन जाएगा। हालांकि आप प्रयास करिए कि पूरा का पूरा याद रहे। तो D1 कहीं मिल रहा है, D1 दो विकल्पों में है, D1 2 विकल्पों में है, और C2 1 विकल्प में है। इस तरह से हमारा ये प्रश्न सही है। ठीक है, हरिकेन अमेरिका में नहीं। आखिरी प्रश्न है, समय ज़्यादा न लेते हुए इसकी चर्चा कर ली जाए। देखिए, सुपोषण पर्यावरण का या जीव विज्ञान का एक शब्द है जिसके संबंध में हमें पहले पढ़ लेते हैं, फिर सुपोषण की भी व्याख्या थोड़ी सी हो जाएगी, क्योंकि ये अलग अलग रूपों में अलग अलग तौर तरीकों से पूछा जाता है। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं का हमेशा से हिस्सा रहा है, हमें भी जानकारी होनी चाहिए। एक हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा प्रश्न है। सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, नंबर 1, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। सही है। कैसे कम करता है बताएंगे। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। बिल्कुल, ये भी सही बात है। तो इस तरह से देखें कि हमारे दो के दोनों सही हैं और ये विकल्प सही होगा। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सुपोषण की, हमारा आखिरी प्रश्न है, थोड़ी सी इसकी व्याख्या कर लेते हैं। दरअसल सुपोषण एक ऐसी घटना है जब बरसात वगैरह होती है तो पूरे इलाके का, परिदृश्य का जो है जल एकत्रित हो जाए। आखिरी प्रश्न है हमारा ये, थोड़ा सा इस पर जिक्र जरूरी भी है। पूरा जो है जो हमारे पोखरे, तालाब, नदियाँ होती हैं, सब मलबा, सब चीज़ें बह के उसमें आ जाती है। जल की मात्रा भी बढ़ती है तो जल में घुलित तत्वों की भी मात्रा बढ़ जाती है। और कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों की उपस्थिति से क्या होता है कि जो जल में पौधे होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। उनकी संख्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो जो है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा जो जलीय जीव हैं उनके लिए कम पड़ जाएगी, क्योंकि पौधे अधिक हो गए तो उनका उपभोग अधिक हो गया ऑक्सीजन का।
तो ये प्रश्न हमारे लिए इस लहजे में सही है ये विकल्प। और ये भी सही है कि पूरे परिदृश्य से, पूरे इलाके से जो है बह करके सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें भी जो है जो पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। और इसका परिणाम क्या होता है, नुकसानदेह होता है। जैसे मानो कोई मानव हो, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए, बहुत ज़्यादा सुपोषित हो जाए, तो भी वो नुकसानदेह है ना। उसी तरह से जब बहुत ज़्यादा पौधे हो जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाएगी और जल की मात्रा, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। तो जो जलीय जीव जंतु हैं, जो बाहर निकल के ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर सकते, उनकी शारीरिक संरचना ऐसी बनी होती है, तो उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसका शिकार वो मृत्यु, उनको उसकी वजह से वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो आज ये 75 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, दो के दोनों विकल्प सही हैं। आज 75 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। अगले दिन हम लोग इधर बढ़ेंगे, जो हम 76 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और आगे हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास होगी आज प्रशांत सर की रीजनिंग की, और रजनीश सर है नहीं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, इस चैनल पर जुड़ें और अपने कमेंट, लाइक, शेयर करें। साथ ही साथ और लोगों को भी इस पर जोड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।